वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। और कल के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा रीजनिंग की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो वीडियो के एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? यदि ए का अर्थ इनटू बी का अर्थ डिवाइड डी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ प्लस हो तो निम्न का मान क्या है। ठीक है, इन्होंने सी डी ए बी दिए हैं तो इनके सिंबल बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है 21। अब जब सी था, सी का अर्थ क्या है प्लस मैंने लिख लिया और 3 लिख लिया है। अब इसके बाद डी का अर्थ माइनस है तो माइनस, उसके बाद हमने 6 लिख लिया। फिर ए आता है, ए का अर्थ इनटू तो मैंने इनटू लिख लिया और उसके बाद नंबर 8 लिख लिया है। और बी का अर्थ डिवाइड तो डिवाइड करके हमने लास्ट का नंबर 2 लिख लिया है। तो जहाँ जहाँ सिंबल थे वहाँ वहाँ हमने जो जो बोला गया वो सिंबल पुट कर दिए हैं। अब मैंने आपको पहले जो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे रीजनिंग की, तो हमने आपको बॉड मास बताया था। अब जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बॉड मास होता है तो बॉड मास में क्या होता है, BODMAS, ये क्या होता है आपका बॉड मास। ठीक है, तो बॉड मास में B फॉर होता है ब्रैकेट। इस तरह से जो कोष्ठक जो हिंदी में बोलते हैं ये ब्रैकेट लगते हैं। O फॉर ऑफ या हिंदी में का लिखा जाता है। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी भाग। D फॉर भाग, M फॉर गुणा, A से आपका एडिशन जोड़ना और S फॉर आपका घटाना। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, भाग हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 है। 8 को 2 से भाग देना है तो 8 को 2 से भाग दे के 4 आता है। आगे बढ़ाएंगे इसको, क्या करेंगे, फिर आता है हमारा मल्टीप्लाई। बॉड मास में क्या आता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई। तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24। उसके बाद प्लस, तो हम 21 और 3 को जोड़ लेंगे, ये आ गया 24 और लास्ट में भी हमारा 24 है। तो 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, अगर कहीं पे इसको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि कैसा हुआ। और अगर आपको कोई और आंसर आता है तो आप हमें सॉल्यूशन कमेंट में सॉल्यूशन भेजिए कि इसका आंसर इस तरह से दूसरा आना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके, और हाँ, आप जब भी इस रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे तो पेंसिल कॉपी लेके ज़रूर बैठिए और साथ में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिशाओं के क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं SSC के, इसलिए दिशाओं क्वेश्चन तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। दिशाएं मैंने बना दी हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब उत्तर पश्चिम दिशा किधर की ओर, पश्चिम हमारा हमने डायरेक्शन दिया गया है उत्तर, तो उत्तर पश्चिम की दिशा ये यहाँ पे माना वो इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो लगभग क्या बनेगा ये, ठीक बिल्कुल आधे की तरफ, उत्तर पश्चिम की दिशा के बीच में बिल्कुल ट्राइंगल के विकर्ण के रूप में आधा हिस्सा में ऐसे दिशा उसका डायरेक्शन होगा, तिरछे में खड़ा है। ठीक है, ये मैंने एरो से उसको शो कर दिया है, वो ऐसे ही खड़ा है। ठीक है, अब क्या है, वो घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की सुइयों की दिशा में किधर घूमेगा, वो उत्तर से लेके पूर्व की तरफ। ये एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री घूमा तो वो कहाँ पहुँच गया, आपका उत्तर पूर्व में पहुँच गया है। ठीक है, अब क्या करेगा, अब जो मैंने पहले यहाँ पे उत्तर पश्चिम की दिशा बनाई थी, तो जब ये आधा एंगल 45 इधर हो गया, आधा ठीक उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है, तो आधा 45 नीचे एंगल, आधा 45 ऊपर एंगल। और इधर भी क्या होगा, जब 90 घुमा है तो ये टोटल, क्योंकि एक 90 होता है ना उत्तर और पूरब का कोण, तो आधा इसका मैंने 45 यहाँ पे आपको एंगल शो की हैं। आप इसको रफ में जब कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ, जब वो 90 डिग्री घूम गया तो वापस कहाँ घूमेगा, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, तो बैक चलेगा, वो 135 डिग्री घूमेगा। अब 135 डिग्री बैक घूम के वो कहाँ पहुँचेगा, तो क्या करना है, ये देखिए 90 डिग्री जितना वो घूमा था तो वापस 90 तो आया और 45 डिग्री और घूम के वो 135 का एंगल बना लेता है। तो 45 डिग्री और जब वो घूमेगा वापस 90 के साथ, तो वो ठीक पहुंचता है पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो अब उसका मुंह हो गया पश्चिम दिशा की ओर। पहले वो घुमा 90 डिग्री, पहुंचा उत्तर पूर्व में, वापस वो 135 डिग्री जब वापस घुमा है तो 90 डिग्री पहले का घुमा है, 45 डिग्री और घुमा है, तो कुल आपका एंगल बन गया 135 डिग्री का। और ये एंगल आपका ठीक कहाँ पर बन रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, एक बार चला क्लॉकवाइज घड़ी की सुई दिशा में, दूसरा चला एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको ये बड़े वाले जो मैंने अलग सा डायग्राम बनाया उसमें भी शो कर दिया। अब जो ये मैंने आपको डायरेक्शन पहले शो करी थी, मैं उसमें भी शो कर रही हूँ कि पहले वो कहाँ घुमा है, घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री, तो पहुँचा उत्तर पूर्व में। वापस जब वो घूमता है तो 90 डिग्री वापस तो वहीं पॉइंट पाएगा जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, और 45 डिग्री वो और घूमता है तो वो पहुँच जाता है पश्चिम दिशा में। एक बार और मैं आपको करके दिखा दूँ।
कल आपका एग्ज़ाम है तो क्लियर होना ज़रूरी भी है, आप मेरे साथ साथ बनाइए, ठीक है। इस तरह से पहले रहता है वो, फिर 90 डिग्री घूम के उत्तर पूर्व में जाता है, ठीक। और वापस वो जब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलेगा तो कहाँ पर आएगा वो, देखो इस तरह से आएगा वो। 90 डिग्री पहले का क्रॉस किया था उसने, और 135 बनाने के लिए 45 डिग्री और चलेगा। तो जब वो 45 डिग्री और चलेगा तो ठीक कहाँ पहुँचेगा, पश्चिम दिशा में। 45 डिग्री और चल के पश्चिम दिशा में इसलिए पहुँचेगा क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो आधा एंगल क्या है आपका, 45 डिग्री का है। देख लीजिए, मैंने 2-3 बार ये डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे करोगे, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है तो ठीक उत्तर पश्चिमी आधा हिस्सा मैंने किया है, 90 डिग्री जाके पूर्वोत्तर चला, 45 डिग्री इसका इधर को बच गया था, और वापस जब वो आया, देखो सब 45 है इसका, क्योंकि बिल्कुल उत्तर पश्चिम खड़ा है ना, तो 45 डिग्री के कोण पे लगभग उसकी दिशा पहले की थी, ठीक। और वापस जब वो आया घूम करके उत्तर पूर्व की दिशा से, तो 90 पहले का उसने क्रॉस किया और 45 उसने और क्रॉस किया, तब वो पूरा 135 एंगल बन गया है। 135 बनाने के लिए 45 और जोड़ना पड़ेगा, तो आपकी आ रही है पश्चिम दिशा। आप इसको एक बार अपनी तरफ से कॉपी में करके देख लीजिएगा। फिर से दिशा का क्वेश्चन है, राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, ठीक है। दिशाएं बना लेते हैं, पहले डायरेक्शन बनाना सबसे जरूरी है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 6 किलोमीटर दक्षिण चल गया, फिर बाईं ओर मुड़ गया। और जब दक्षिण की ओर उसका मुंह होता है तो उसका बायां हमेशा किधर होगा, पूर्व की ओर होगा, और उसका दायां होगा आपका पश्चिम की ओर। चले गया, बाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला गया। 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा। इस पॉइंट पे जब वो पहुंचता है तो उसका बायां हो जाता है उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर। आज जब वो उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर पहुंच गया तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा, उसका चेहरा होगा उत्तर दिशा की तरफ। इसका चेहरा पूरब दिशा की नहीं होगा ना, पूरब तो इधर को हो गया, पूरब की डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ उसका मुंह है, तो वो क्या हो जाएगा आपका उत्तर दिशा की ओर उसका चेहरा हो जाएगा। ध्यान से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, बट थोड़ा सा इसमें आपको सेंस का काम करना है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। 6 किलोमीटर दक्षिण चला, दक्षिण पे जब वो चलता है तो उसका बायां किधर की ओर होता है, पूरब की तरफ। 7 किलोमीटर चला और फिर यहाँ इस पॉइंट पे उसका बायां हो जाता है उत्तर दिशा की ओर। 5 किलोमीटर चला, अब जो उसका चेहरा है वो किसकी तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है। इसको आप पूरब मत कीजिएगा, पूरब की दिशा तो आपकी इधर की है ना, पूरा पश्चिम जिधर हमने दर्शाया है आपको। एक और लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। औसत का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या है, 39 छात्रों के भार का औसत दिया है 40 किलोग्राम। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अध्यापक के भार को सम्मिलित करें तो औसत भार हो जाता है 800 ग्राम की वृद्धि। 800 ग्राम उसमें ऐड हो जाता है औसत भार में, 40 किलोग्राम में 800 ग्राम और ऐड हो जाता है। अध्यापक का भार निकालना है, माना हमने अध्यापक का भार x ग्राम है, मैंने लिखा अध्यापक के भार के आगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, छात्रों का कुल भार निकालेंगे, क्योंकि 39 छात्र हैं और उनका औसत भार 40 किलोग्राम है। अब क्योंकि यहाँ पर अध्यापक का भार जो था औसत भार में 800 ग्राम जोड़ा ना, तो अध्यापक के औसत भार को जब हम 800 ग्राम में जोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, छात्रों के औसत भार को भी ग्राम में निकाल देंगे, जो 40,000 हो जाता है। तो 40,000 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आया 156, और ये 40 लगा के जितना ग्राम आया है, ये क्या है, छात्रों का कुल भार। छात्रों का कुल भार क्या निकालेंगे, छात्रों का औसत भार और छात्रों की संख्या, ठीक है। ये निकालना सबसे पहले ज़रूरी है जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि औसत दिया हुआ होता है और उसके बाद कुछ और ऐड करते हैं, ठीक है। अब नया औसत क्या है, छात्रों के भार का औसत प्लस जो 800 ग्राम की उसमें वृद्धि हुई है। तो छात्रों के भार का औसत कितना था, 40 किलोग्राम यानी 40,000 ग्राम, और उसमें अध्यापक के भार को भी ऐड कर दो। अध्यापक का जो औसत भार ऐड हुआ है ये 800 ग्राम ऐड कर दो। तो अब नया औसत भार कितना आ गया है, 40,800 ग्राम। पहले छात्रों का औसत भार कितना था, 40,000 ग्राम। अध्यापक को जोड़ने के बाद औसत भार में कितनी वृद्धि हुई, 800 ग्राम की, तो कुल औसत आया 40,800। अब ये जो औसत है, औसत क्या होता है, 40,800, ये क्या हो जाएगा, छात्रों का भार, छात्रों का कुल भार प्लस अध्यापक का भार, एक आदमी और ऐड हुआ है,
कुल लोगों की संख्या, तो लोग कितने हैं 39 छात्र, एक अध्यापक, यानी अब हो गए 40 लोग। तो नए औसत में क्या हो गया, छात्रों का औसत ऐड हुआ है, ठीक है, छात्रों का कुल भार और प्लस अध्यापक का भार डिवाइडेड बाई कुल लोगों की संख्या, यानी 39 छात्र, एक अध्यापक, 40 लोग। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स निकालने के लिए। 40 की मल्टीप्लाई में 40,800 में करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1632 और यहाँ पे 000। अब यहाँ पे वापस लिख लेते हैं इसको। 40 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई की है, एक्स निकाल रहे हैं हम। तो 156 ही आ रहा है, 4 जीरो आपके लग रहे हैं, यहाँ पे 3 जीरो लिखे मैंने बाय मिस्टेक, और प्लस एक्स आपका हो जाता है। जब मैं एक्स फाइंड करूँगी तो मुझे क्या करना है, 1632 000 में से मुझे 156 और ये 4 जीरो है, ये मुझे माइनस करने हैं, ठीक है। जब हम इनको माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अभी 1 जीरो इसमें कम लगा है 156 में, ठीक है। यही मिस्टेक थोड़ी थोड़ी हम एग्ज़ाम में भी कर लेते हैं और हमारे आंसर नहीं निकल पाते हैं, ठीक। तो मैंने 1 जीरो और बढ़ा दिया, 4 जीरो, देखिए 156 के बाद 4 जीरो है ना। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 1632 में से 156 ये सब माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आ गया आपका, 3 तो ज़ीरो आ गए हैं, ये आ गया आपका x = 72,000 ग्राम। और x मैंने क्या माना था, अध्यापक का भार। अध्यापक का भार आपका आ गया 72,000 ग्राम। अब यहाँ पे आंसर सारे किलोग्राम में है, तो ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कट हो जाएंगे, 72 किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको साथ साथ कॉपी पेन लेके कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए, पहले एक औसत दे रखा है, फिर किसी और का भार ऐड होता है, फिर औसत में वृद्धि हो जाती है, वो भार निकालना होता है, तो सबसे पहले ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। पहले कुल भार निकालिए, क्या था, नया औसत निकाला हमने, ठीक है ना। नया औसत के बाद क्या करा हमने, नया औसत कैसे निकला है, नया औसत के लिए क्या होगा, कुल भार में छात्रों का भार प्लस अध्यापक का भार, और उसमें कुल लोगों की संख्या, कुल लोग कितने हो गए 39 छात्र और एक अध्यापक, 40 लोग हो गए। अब तो यहाँ से एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, और एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवाइड वाला 40 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है 40,800 में, इस प्रकार सॉल्व करके x = 72,000 ग्राम आया। और जब वो 72,000 ग्राम आया तो मैंने यहाँ पे ऊपर ये यदि उनके जो लिखा ना, यहाँ पे डिवाइड भी किया है इसको 1000 से, तो 1000 के 3 जीरो कट जाएंगे हमारे, तो 72 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे दीजिएगा। थैंक यू।